हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। रोजाना की तरह आज खास मौजू पर हम बात करेंगे। खास मौजू पर बातचीत करने से पहले आज खास दिन है। खास दिन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज एक बार फिर से संगे मील को उबूर किया है हिंदुस्तान ने। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को आज से टीका फराहम किया जाने लगा है। यानी इन तमाम लोगों को जो टीका दिया जाएगा, 12 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे उन्हें कोर्बेवैक्स का ही टीका लगाना होगा। इस हवाले से सुबह से न्यूज़ 18 उर्दू आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि बच्चों में खुशी, जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चे टीका सेंटर पर पहुंचे और मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि स्कूलों में ही उन्हें टीका दिया गया, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा अगर बात स्पोर्ट्स की कर ली जाए और स्पोर्ट्समैनशिप की कर ली जाए और उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की कर ली जाए, तो डॉक्टरों का इलाज स्पोर्ट्स डॉक्टर जो होते हैं वो इलाज स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का कैसे करते हैं, उनका तरीका इलाज क्या होता है। क्योंकि आम डॉक्टरों का इलाज तो हमें पता है, एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स से अगर वो जुड़ा हुआ है वो किस तरह से ट्रीटमेंट लेता है एक फिजिशियन से, ये भी हम बातचीत करेंगे। इस मौजू पर बातचीत करने का मकसद दरअसल ये है कि आज हमने एक ऐसे खास मेहमान को मदऊ किया है जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं, तमाम तरह खिलाड़ियों की फिजिशियन वो रह चुकी हैं। इसलिए उनसे बातचीत करना ज़रूरी है कि एक आम डॉक्टर से कितना मुख्तलिफ होता है स्पोर्ट्स का फिजिशियन। जी हाँ, दो खास मेहमान अब से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर संजोगिता सूदन साहिबा है हमारे साथ। आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आप प्रेजेंटली वर्क जो कर रही हैं हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, इसके अलावा आप कोविड कंट्रोल ऑफिसर भी रह चुकी हैं जब हमारे मुल्क में कोविड ने तबाही मचाई थी। आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर बिलाल खान साहब, जिन्हें आप देख पा रहे हैं चलती रहेगी ज़िंदगी के स्क्रीन पर। बिलाल खान साहब पेडिट्रिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। हमेशा आप इन्हें देखते रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए। आपका भी इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर बिलाल। सबसे पहले डॉक्टर बिलाल, मैं आपके पास आऊँगी। आज का दिन कितना अहम है और कितना खास है, ये सवाल मैं आपसे करूं इससे पहले जो बच्चे हैं जिन्होंने टीका लिया आज, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने लगवाई है तो अब उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए ही सही है, तो मुझे किसी ढंग का डाउट नहीं था। 12 से 14 साल के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है आज हमारे स्कूल में, और मेरे भी लग चुकी है। मेरा मानना है सब बच्चे लगवाएं और हेल्दी अपनी बढ़ाएं। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन है और मैंने भी टीका लगाया है, तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी टीका लगाए और हेल्दी रहे। आज हम जैसे बच्चों के लिए भी ना वैक्सीन की योजना की है, तो ना हम लोग की सेफ्टी के लिए हम लोग आज वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने स्कूल में से। आज की अगर बात करेंगे या फिर हुकूमत के हदफ की बात करें तो हरियाणा में 14 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह राजस्थान में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को टीके लगने हैं। वहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो इस उड़ीसा में स्कूलों से ये टीकाकरण वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके अलावा गुजरात में 23 लाख बच्चों का टीकाकरण होना है। वहीं गोवा में 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों के 50,000 वैक्सीनेशन उन्हें दिए जाएंगे। तो ये आंकड़े हैं जिनके तहत हुकूमत ने अब वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बिलाल साहब हैं, साथ ही साथ संजोगिता सूदन साहिबा हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने कुछ देर पहले आप से करवाया था। डॉक्टर बिलाल, मैं आपके पास में आऊँ, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आज का दिन कितना खास आप बच्चों के लिए समझते हैं, क्योंकि बच्चे खुशी खुशी तो टीका लेने के लिए पहुँच रहे हैं। ये आपको मेरा और आपके सभी नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में फिर से बुलाने के लिए। देखिए, आज का दिन डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आज जो वैक्सीनेशन का जो एक्सपेंशन हुआ है पीरियाडिक एज ग्रुप में, अभी तक हम सिर्फ 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन लगा रहे थे। अभी ये जो दायरा है वो बढ़ करके अब 12 से 14 साल के बच्चे भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। पहले हमको बड़े बच्चों में हम कोवैक्सीन यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम बायोलॉजिकल नहीं था, ओवर वैक्सीन यूज करेंगे। हाँ।
और डेफिनेटली जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 40% है हमारी टोटल अमाउंट की। तो तकरीबन अगर आप उस हिसाब से देखें तो अराउंड 54 करोड़ जो है वो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और उनमें से अब मैक्सिमम जो इस एज ग्रुप में आते हैं कि भाई जो 12 to 18 ईयर्स वाले हैं, तकरीबन 30 to 40% होंगे ही होंगे। एटलीस्ट हमारी वो जमात की अब वैक्सीनेट हो पाएगी। जिस चीज की बेहद खुशी है और मैं चाहता हूँ कि बिलाल साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, शायद तकनीकी खराबी है, सही तरीके से आपकी बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको दूर किया जाए। तब तक मैं डॉक्टर संजोगिता के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप बात करें, साथ ही मूवमेंट ना करें, क्योंकि बार बार कैमरा मूव हो रहा है तो इससे लोगों का ध्यान जो है भटक रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि आपने कोविड के दौर में बहुत काम किया, कोविड कंट्रोल ऑफिसर भी रही, अभी इस वक्त आप हेल्थ ऑफिसर भी हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो कितना आप लोगों पे बर्डन है, पहले ये बताइएगा, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी। अभी हेल्थ सेक्टर पे कितना बर्डन है, क्योंकि अब बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाने लगा है, तो वो जो बर्डन पहले था अब तो वो कम हुआ होगा, खुशी खुशी अब आपको लग रहा होगा कि जो आप लोगों ने कोशिशें की वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। बिल्कुल, आप बिल्कुल वजह फरमा रही है। एक्चुअली अभी क्या है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी बच्चे हैं वैक्सीनेट हो जाएं और बड़े तरीके से वैक्सीनेट हो जाएं, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हाँ। उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे इंतजाम किए हैं, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी भी हमें ये भूलना नहीं है कि कोविड चला गया, हमें मास्क पहनना है, दूरी रखनी है। जब भी हम भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हमें उसमें मास्क पहन के रखना चाहिए। मैं ये बोलूंगी कि हमने वैक्सीनेशन करा ली, बच्चों को करवा रहे हैं, काफी सेफ्टी हमारी हो गई है, लेकिन फिर भी कोई और दोबारा इस तरह के वाकया ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम 2 गज की दूरी और मास्क का पूरा मतलब मास्क पहने, इसका ध्यान रखें कि हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं। उसके कुछ और फायदे भी हैं मास्क से, अदरवाइज कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। This has to prevent from the other diseases also. So अभी इस वक्त हमारा मेन यही है कि हमारी वैक्सीनेशन जन जन तक पहुंचे, बच्चों को पहुंचे, और हमारा ये जो टारगेट है जो मोदी जी ने दिया है ये पूरा हो। बिल्कुल। और सुदन साहिबा के बारे में अनाज़रीन को बताते हुए चलूं कि आप रिनोन्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही आपने 40 से ज़्यादा फिजिशियन कंट्रीज़ में फिजिशियन के तौर पर काम किया है। इसके अलावा 2012 में ओलंपिक्स लंदन में हुए थे, वहां पर भी खिलाड़ियों की डॉक्टर बनकर गई थी। इसके अलावा एशियन गेम्स 2010 में चाइना में भी आपने खिदमत दी थी। तो ये तमाम इनकी कारकर्दगी है, से जुड़े हुए कई सवाल हम आपसे करेंगे। बिलाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब उम्मीद है कि आपको आवाज़ में सही तरीके से मिल रही होगी और आपकी भी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुँचेगी। ये जो टीका जो बदला गया है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं इस एज ग्रुप के लिए? आपका म्यूट है ऑडियो, आई थिंक। आप मेरी आवाज़ अभी सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ। जी, माफ़ी चाहता हूँ मैं इस टेक्निकल इश्यूज के लिए, और डेफिनेटली ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का एक्सपेंशन हम और पीडियाट्रिक एज ग्रुप की तरफ कर रहे हैं। अभी तक 15 से 18 साल के बच्चों को हम वैक्सीनेट कर रहे थे, और अब हम 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का तकरीबन 40% जो हिस्सा है वो बच्चे हैं, ठीक है, और जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो एक जाहिर सी बात है, एक अल्टीमेट कवरेज और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और ताकि ये आगे स्प्रेड ना हो, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का वैक्सीनेट होना और इम्यून होना बहुत जरूरी है। और हमारा ये कदम उसी की तरफ आगे बढ़ता हुआ कदम है, और मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से मेरा सवाल था कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन जो चेंज की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो 15 से 18 साल के बच्चों में हम कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं, हाँ, और इसमें हम कोबरवैक्स यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली कई कंपनियां हैं जो बहुत मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ वैक्सीन बना रही हैं और उस पर ट्रायल कर रही हैं। हाँ। और जो कोबरवैक्स का है वो बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है, और इसका जो अभी तक जो बच्चों के ऊपर जो इसका
ट्रायल्स हुए हैं वो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव रहे हैं, इसीलिए कोवरवैक्स को इस एज ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि बाकी जो भी वैक्सीन है उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी पेंडिंग है, वो अभी रिजल्ट्स सामने नहीं आए हैं, इसलिए उनको अभी ऑथराइजेशन नहीं मिला है। ठीक है डॉक्टर संजुक्ता, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि एक आम डॉक्टर से कितना मुख्तलिफ होता है एक स्पोर्ट्स फिजिशियन? एक्चुअली मैं खुद से भी एक स्पोर्ट्स मैन रह चुकी हुई हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो आई ऑलरेडी प्लेड 4-5 नेशनल्स, सो मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और स्टेट चैंपियन हूँ। तो मेरा एक शौक था कि आई शुड बी अ लाइक स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट। सो जब मैंने अपनी MBBS खत्म की तो मुझे लगा कि मुझे पता था कि प्लेयर्स को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो दे शुड बी अ डॉक्टर। तो सारी कंट्रीज में उन दिनों डॉक्टर्स हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर में नहीं थे। तो जम्मू कश्मीर में क्या, इंडिया में भी आज अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन का आंकड़ा देखेंगे तो बहुत कम है। इसीलिए मैंने पूछा कि एक आम डॉक्टर से स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट कितना मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये आमतौर पे आप सुनने में नहीं आएगा। हाँ, सुनने में नहीं आता है ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आंकड़े बहुत कम है जिसका जिक्र आप कर रही हैं। जी, आंकड़े बहुत कम है। और इसमें बेसिक देखिए, वी आर अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्पेशलिस्ट। कहीं चोट लगती है तो डॉक्टर बोलते हैं, नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसे रेस्ट दीजिए। लेकिन मैं उसे उस चोट के साथ भी ट्रेन करती हूँ। मतलब अगर अपर बॉडी में चोट आती है तो मैं उसकी लोअर बॉडी ट्रेन करती हूँ। तो वी हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात। हम लोग रेस्ट ज्यादा नहीं देते, हम उसे तैयार करते हैं फॉर द नेक्स्ट इवेंट। जैसे खेलते हुए किसी क्रिकेटर को चोट आ गई तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसको वापस हम ले आते हैं। तो इसके लिए क्या अलग पढ़ाई होती है क्या? क्योंकि सभी डॉक्टर्स तो MBBS करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन के लिए वो भले ही MD MS करते होंगे, तो इसके लिए क्या कुछ अलग पढ़ाई होती है? हाँ, इसके लिए जैसे एक सर्जन होता है जी, वो गॉल ब्लैडर निकालता है और फिजिशियन जो है उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देता है। इसी तरह से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है जो क्या करता है कि हड्डी टूट जाए तो उसका ख्याल रखता है, उसका ऑपरेशन करता है। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू, अगर मांस का टूट जाए, मसल टूट जाए, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, कोई लिगामेंट इंजरी हो, तो वो ट्रीट करता है डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स फिजिशियन। सो इसके लिए MD होती है, अलग से पढ़ाई है इसके लिए। जैसे बाकियों में MD होती है, वैसे ही इसमें भी होती है। उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है उसका एक और काम होता है, उसको एक और पढ़ाई करनी होती है कि हाउ टू एनहांस द परफॉर्मेंस। लाइक 100 मीटर अगर आप 1 मिनट में भागते हो तो मेरा तरीकाकार ये होगा कि मेरा जो प्लेयर है वो 100 मीटर जो है वो 35 या 40 सेकंड में भागे। सो उसमें क्या ट्रेनिंग मेथड यूज करने हैं, आपको क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है, लाइक क्या मल्टीविटामिन देने हैं, क्या डाइट होना चाहिए, दिस इज ऑल द जॉब ऑफ अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। क्या बात है। और इसमें कभी-कभी ऐसा होता होगा ना, क्योंकि आप मुल्क से जा रही हैं, दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो अपने खिलाड़ियों की देखभाल और उनको ज़रूरत पड़ने पर केयर देना, एक तरीके से दबाव भी होता होगा कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो जख्मी हो गया, चोटिल हो गया, तो डॉक्टरों के ऊपर भी दबाव होता होगा। बिल्कुल, बहुत दबाव होता है। ऐसे औकात में कैसे आप हील करती हैं चीजों को, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने लोग जो हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें बड़ा प्रिपेयर करते हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इंडिया में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे ही हम इंडिया के बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में उतना परफॉर्मेंस उनकी डर जाते हैं। तो उस प्रेशर को कैसे डील करना है, दिस इज अगेन अ जॉब ऑफ अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एक और बात कहती चलूं, आजकल हमारे इंडिया में डोपिंग के बड़े ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो जो स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर है उसको पता है कि कौन सी दवा डोपिंग में आती है, वो दवा रिकमेंड नहीं करता। जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं बेसिकली उनको ये पता नहीं होता क्योंकि उनकी पढ़ाई में ये शामिल नहीं होता। इस बात से इत्तेफाक के साथ डॉक्टर बिलाल खान रखते हैं। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर बिलाल खान साहब, शायद आपने फिर से म्यूट कर दी अपनी आवाज। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। यस, अभी आ रही है। यस, हाँ, लेकिन मुझे मेरे को-पैनलिस्ट की आवाज में नहीं सुन पाया, तो क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? वो एक्चुअली स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। उनका ये कहना है कि जब वो मुल्क की नुमाइंदगी प्लेयर्स के साथ करती हैं तो उन पर दबाव होता है और ज़्यादा आंकड़ा इन डॉक्टरों का नहीं है, इसलिए परेशानियां भी होती हैं। और दूसरी ये बात डोपिंग की बात कर रही थी कि इस हवाले से जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस ज़ुमरे में आती हैं। लिहाजा एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर
एक्सपर्ट ये जान रहा होता है कि कौन सी दवाइयाँ इस जुमरे में आती हैं, तो ये एक तरह से जो कंट्रोवर्सी जो शुरू होती है, हम देखते हैं हर बार खबरें पढ़ते हैं, तो उससे बचाया जा सकता है। हाँ, आई थिंक ये वो बिल्कुल सही कह रही है कि अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई डोपिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है प्लेयर्स के लिए, तो मैं शायद आपको एक या दो नाम से ज्यादा बता ही नहीं पाऊंगा। तो डेफिनेटली ऐसे में प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए और उनको उन बाकी अननेसेसरी इश्यूज से बचाने के लिए आई थिंक एक मेडिकल एक्सपर्ट जो इस बारे में नॉलेज रखता है उसकी बेहद जरूरत है। और आई थिंक जो मेरे को पैनलिस्ट डॉक्टर हैं वो इस चीज को खूबी निभा रही होंगी। और डेफिनेटली वी नीड मोर स्पेशलिस्ट लाइक हर, एंड मे बी फ्यूचर में हमारी जिस तरीके से हमारे मेडिसिन का एक्सपेंशन हो रहा है इंडिया में, नई नई स्पेशलिटीज आ रही हैं, उसमें स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। जी संजोगिता साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से वो आंकड़ा बताएं कि वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया में स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट कहाँ पर रिलाय करते हैं? अभी तक तो जो हमारे पास हमारे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं उनकी संख्या। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुदन साहिबा, शायद 10 सालों से बहुत शायद म्यूट हो गया था, एक बार फिर से अपनी बात दोहराइएगा स्टार्टिंग से। मैम अभी ऐसा है कि पिछले 10 सालों से जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो भी स्पोर्ट्स साइंसेज एक्सपर्ट हैं, दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। सो दिस इज द रीजन कि पिछले 10 सालों से अगर आप मेडल्स के आंकड़े देखेंगे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स डॉक्टर अवेलेबल हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद द प्लेयर्स। तो अभी जो है आने वाले समय में मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से अभी हम काम कर रहे हैं चीजें बहुत अच्छी होंगी। जैसे आजकल अभी मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, आई एम अ चेयरमैन मेडिकल कमीशन प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया IBC, तो मैं वो बॉक्सिंग को देख रही हूँ। तो मैंने देखा है कि पहले हमारे यहाँ पे 2 या 3 फाइट्स हुआ करती थी, आजकल 2 या 3 फाइट्स हर वीक हो रही है। तो बहुत फर्क पड़ा है और हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा करने लगे हैं, साइंटिफिक सपोर्ट मिलने लगी है। मैंने देखा है कि अभी हमारी मिनिस्ट्री इस पे बहुत ध्यान देने लगी है। तो काफी सारी चीजें हैं जो नई शुरू की हैं। आने वाला समय हमारे स्पोर्ट्स पर्संस के लिए बहुत अच्छा होगा यकीनन। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है जिस तरह से कोशिशें की जा रही। डॉक्टर बिलाल खान साहब, अब बच्चे तो स्कूल तो काफ़ी पहले से ही लौट रहे हैं, अब वैक्सीनेशन लगना 4 चांद लगाने के मुतरादिफ माना जा सकता है। ऐसे में बच्चों के वालिदैन और क्योंकि हमने देखा है कि फैमिली के बड़े लोग जो हैं अब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बच्चे वैक्सीन लेने के बाद उनके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स आने लगे, जहन ऐसा बन जाए कि हमारे पेरेंट्स तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया, अब हम भी SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। तो स्कूल इंतजामिया का कितना बड़ा रोल रहेगा इसमें? देखिए, सबसे ज्यादा अभी जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जो है हमारी रेस्ट्रिक्शंस ना हम धीरे धीरे गवर्नमेंट भी हटा रही है और हमने पर्सनल लेवल पर भी हटा दिया है। और डेफिनेटली हम अब पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, हम पब्लिक में मास्क कम लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी बात सही है कि आप कितने दिन रेस्ट्रिक्शंस की जिंदगी जी सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना। और इसको एक मतलब एक अपने लेवल पर समझा जा सकता है कि हम कोई भी रेडी नहीं है एक्चुअली। ये जबरदस्ती अब इम्पोज किया जा रहा था और उसका डर था तो ठीक था, चल रहा था। लेकिन अभी जब से ओमाइक्रॉन आया है, लास्ट वेरिएंट जो है, तब से जब से ये पता चला है कि इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ज्यादा है लेकिन इसका जो डिसीज इम्पैक्ट है, जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, तो लोगों में डर खत्म हो गया जिसकी वजह से लापरवाही लाजमी है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी न्यू डाटा आ रहा है कि अभी रिसेंटली जर्मनी, चाइना, US इसमें लास्ट 1 वीक में बहुत केसेस बढ़े हैं। बिल्कुल। और अब एक नया वेरिएंट, मतलब न्यू वेरिएंट तो नहीं कहेंगे उसको, सब वेरिएंट कहेंगे, जो ओमाइक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, स्टेल्थ नाम उसको दिया गया है, ठीक है। उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो और ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा है और केसेस बढ़ रहे हैं सभी जगह। बिल्कुल। और ये सुनने में आया है कि चाइना के एक शहर को और कितने करोड़ लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। तो इस खबर को जानने के बाद गवर्नमेंट को कितना एहतियात बरतना चाहिए और हिंदुस्तान के तनाजुर में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक मुझे शहर का नाम तो नहीं पता, पर शायद उन्होंने 2 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन किया है। हाँ। और जो अभी तक वेरिएंट सामने आया है वो ओमाइक्रॉन का ही सब वेरिएंट है।
लेकिन अभी भी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है। और जो अभी तक के डाटा है, इनिशियल डाटा, उसमें ये पता चलता है कि इसकी फैलने की जो कैपेसिटी है वो ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा है, लेकिन इसमें भी डिसीज सीवियरिटी और जो मतलब जिंदगी हलाक होने का जो भी ऐसी खबरें नहीं है, तो उम्मीद है कि ये भी ओमाइक्रॉन जैसा ही रहेगा। लेकिन डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हैं और इसकी वजह से जो हमारे अगर नेबर कंट्रीज में ऐसा हो रहा है तो हमारी कंट्रीज में थ्रेट है, वो भी तब जब हम प्रिकॉशंस में ढील ढाल बरत रहे हैं बहुत ज्यादा। और मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि दोबारा से हम वैसी लाइफ जिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आई थिंक हमें अब ये बहुत जरूरी है स्पेसिफाई करना कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है और जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसको सेव करने की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हम सभी को एक कलेक्टिव एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि जब भी हम किसी बुजुर्ग से मिल रहे हैं, किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मिल रहे हैं या किसी बच्चे के साथ में कहीं जा रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर हम करें। बिल्कुल, जो आपने पहले शुरुआत की थी न्यू नॉर्मल की, उसे जारी रखें, ये कहना गलत नहीं है या लाजमी से माना जाए। डॉक्टर संजोगिता के पास हम जाएंगे, क्योंकि संजोगिता साहिबा आप तो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन के इर्द गिर्द रही हैं, और जब आपको कोविड कंट्रोल का जिम्मा संभाला गया तो उस वक्त जाहिर सी बात है टफ रहा होगा हर किसी हेल्थ वर्कर के लिए। ये इस खिलाड़ियों का ट्रीटमेंट देना और कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट देना या फिर देखना कितना आपको टफ लगा? मैं वैसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी वो एक अलग तरह से चीजों पे रिएक्शन देते हैं। हाँ। बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत फख्र होता है कि हम बहुत अच्छा कर पाए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 10-12 डेड बॉडीज हम यहाँ से निकालते थे। बहुत बुरी हालत थी, आधे से ज्यादा हमारा स्टाफ खुद पॉजिटिव हो गया था, डॉक्टर्स, नर्सिस। 7-8 दिन के बाद जैसे ही हम नेगेटिव होते थे काम पे वापस आते थे। तो ऐसे में इट वॉज लाइक अ वॉर। तो मेरे को एक ही चीज समझ आती थी कि जैसे एक डिफेंस का पर्सन बॉर्डर पे काम करता है, वैसे ही आज हम लोग देश को बचा रहे हैं, अपने लोगों को बचा रहे हैं। तो एक बहुत हिम्मत आती थी ऐसा सोच के कि आज हमें मौका मिला है अपने लोगों की सेवा करने का। तो हम लोग बहुत काम करते थे और बिना किसी छुट्टी का सोच के कि हमें कोई छुट्टी मिले, हमें कोई रेस्ट मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आई स्टिल रिमेम्बर 6 मंथ्स तक मैं अपनी फैमिली में अपने घर वालों के साथ नहीं रही हूँ। मैं अलग रूम में रहती थी, मुझे खाना दे दिया जाता था। लॉकडाउन था, सब लोग एक अलग घर में रहते थे। उसी घर के एक आउट हाउस में मैं रहती थी। मुझे मेरे बच्चे वो लोग सब खाना बस पकड़ा देते थे और खाना खा के मैं अपनी प्लेट खुद साफ कर लेती थी। और फिर शाम को सुबह हमारी जैसे राउंड द क्लॉक ड्यूटीज चलती थी, 24 आवर्स 48 आवर्स ऐसे हम ड्यूटीज देते थे। तो हमें एक ही चीज जो हमें बहुत हौसला देती थी वो ये था कि हम आज ह्यूमैनिटी के काम आए, हम लोगों के काम आए। तो वो एक जज्बा रख के हमने सब डॉक्टर्स ने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड काम किया है। और यही जज्बा हमारे सब लोगों के अंदर रहा, जो मेरे साथ था। मेरे जज्बे की तरह सभी ने काम किया। डॉक्टर बिलाल, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों का इलाज करते हैं, तो बहुत सारे माँ बाप ये होते हैं, वो उन्हें मालूम नहीं होता है कि बच्चा रो रहा होता है तो उसे दवाई या फिर दूध देने लगते हैं। तो क्या ये सही अमल है या नहीं? सॉरी मैं समझा नहीं कि बच्चा रोने लगता है और बच्चा रो रहा होता है और उसे चुप कराए बगैर ही दवाई खिलाने लगते हैं, या फिर वो समझ रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना बच्चे को क्या चाहिए, किस लिए रो रहा है, तो वो दूध पिलाने लगते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या ये अमल सही है? देखिए, कभी भी रोते हुए बच्चे को हमेशा पहले पैसिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि बच्चा एक्सेसिवली क्राई ना करे, मतलब एक्सेसिवली एंग्री ना हो या फंसी ना हो किसी भी चीज को। उसकी वक्त रहते उसकी नीड को पहचाने। लेकिन ये कहा जाता है जब बच्चा अगर रो रहा है तो वो हेल्दी है। बच्चा रो रहा है ऑब्वियसली, ये मतलब ये हेल्दी क्राई इज अ साइन ऑफ हेल्दी चाइल्ड। ठीक है, अगर वीक क्राई है तो हम ज्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन रोते हुए बच्चे को मुंह में कुछ भी डालना वो थोड़ा सा सही नहीं है। इस पर माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है। कई और सवाल थे जो बिलाल साहब आपसे भी करने थे, और संजोगिता साहिबा आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं जो खिलाड़ियों से मुतालिक हम आपसे करना चाहते थे, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए, नए स्टैंड रखने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ चलती रहेगी जिंदगी में। आज के लिए बस इतना नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।